हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को, जो कि अभी आपकी परीक्षा हुई थी मार्च में। दिसंबर वाला जो सेशन हुआ था तो उसी का जो एग्ज़ाम फरवरी मार्च में हुआ था, इसमें आपके ये जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ये आपकी सब लर्निंग थ्योरी से थे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब फर्स्ट यूनिट में आपकी लर्निंग थ्योरीज भी हैं, काफ़ी सारी हैं। तो उसमें थॉर्नडाइक की, पावलोव की, ब्रूनर है ना, और वाइगोत्स्की की। तो ये जो है टर्म्स उन्हीं थ्योरी से पूछे गए थे, जैसे कि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कीम्स क्या हैं, ठीक है, स्कीम्स क्या होता है, स्कीमा क्या होता है, ZPD क्या है, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये किस थ्योरी से हैं और इनकी मीनिंग क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको दिखा देती हूँ। और आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछे गए थे। एक लर्नर अधिगमकर्ता अपने नए अनुभव के अनुसार अपनी पूर्व की योजनाओं को संयोजित या आशोधित करता या करती है। तो यहाँ पर विद्यमान योजनाओं को संयोजन, आशोधन और नई योजनाओं पर पहुंचने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा गया था। ये आपका जो मार्च में था, ठीक है, मार्च में एग्जाम था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए अनुकूलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक बच्चे की सक्षमता में अभिवृद्धि के लिए सही है, सही समय पर, सही मात्रा में, सही प्रकार का समर्थन प्रदान करती है। सपोर्ट की बात कह रहा है। तो यहाँ पर ये वाइगोत्स्की की थ्योरी से है और इसका सही आंसर होगा स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके पहले भी जो है प्रीवियस ईयर में भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। तो लर्निंग थ्योरी में आपकी जीन पियाजे की है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विज्ञान, और थॉर्नडाइक की है, पावलोव की है, इस तरह से स्किनर है ना। तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसकी मैं प्रैक्टिस आपको अलग करवा दूंगी। आज इन टॉपिक्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये किस तरह से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, जहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं या तो मैचिंग फॉर्म में आएगा या तो फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा, मतलब टर्म्स के लिए। जैसे अभी आपने आगे देखा था स्कीमास और स्कीम्स क्या है, ठीक है। ये पियाजे की थ्योरी से हैं, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से हैं। जो है इन्होंने, जीन पियाजे ने यहाँ पर बालक के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है इसकी सिद्धांत के विकास की बात जब कही तो इन्होंने 4 स्टेज सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसीलिए इस सिद्धांत का नाम, जो एक दूसरा नाम है, इसको कहते हैं अवस्थाओं का सिद्धांत, ठीक है। स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांटकर की थी। पहली थी सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 वर्ष की होती है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी 2 से 7 वर्ष की होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, ये 7 से 11 वर्ष की होती है। फिर है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, ये 11 से 15 वर्ष की होती है। तो इनके नाम ज़रूर याद होने चाहिए, साथ ही इनका एज ग्रुप क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए सेंसरी मोटर स्टेज, और ये इस तरह से 0 से 2, 2 से 7। तो यहाँ पर देखिए ये जो 2 से 7 वाली अवस्था आती है ना आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको फिर 2 भागों में बांट लेते हैं। तो ये हो जाती है एक तो आपकी प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और इंट्यूशन पीरियड, ठीक है। 2 भागों में ये बढ़ जाती है, मतलब एक 2 से 4 हो जाती है और दूसरी 4 से 7 साल की। तो एक हो जाती है प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और एक होती है इंट्यूटिव पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से जो ये प्री ऑपरेशनल है, इसको भी और जान लीजिए कि ये 2 भागों में है। प्री कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर 2 से 4 वर्ष की, और फिर 4 से 7 अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है। प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड और अंतर्दर्शी इंट्यूटिव पीरियड। तो इस तरह से ये हो गया। उसके बाद देखिए स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। प्री ऑपरेशनल जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका देखिए ज़्यादा समय 2 से 7 वर्ष है। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बनेगा ये मैचिंग लिस्ट में आएगा, ठीक है। इस तरह से जब पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा पेपर उठा के, तो वहाँ पर इन्हीं 4 स्टेजों को आपको वहाँ पर इससे मैच करना होता है एज ग्रुप से, ठीक है। इस तरह से भी पूछा जाता है। तो एक तो मैचिंग के फॉर्म में हो जाता है,
और दूसरा, ये जो कुछ टर्म्स होते हैं इनको आपको जानना चाहिए कि ये किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये पियाजे के सिद्धांत के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें कि पहला आता है अनुकूलन। अनुकूलन मतलब एडाप्टेशन। पियाजे के अनुसार बालकों के वातावरण के साथ एडजस्ट करने की एक जन्मजात नेचर होता है, जिसे अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है, अनुकूलन का मतलब हुआ कि जिस वातावरण में आप हैं वहाँ से आप पूरी तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से ये अनुकूलन की प्रक्रिया होती है। अनुकूलन की फिर इन्होंने 2 उपक्रियाएं बताई, 2 सब स्टेजेस बताए, आत्मसातकरण एसिमिलेशन, और दूसरा है समायोजन एकोमोडेशन। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, आत्मसातकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से एडजस्ट करने के लिए पूर्व में सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है। मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या विचार का जोड़ना, और फिर नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना। ये हो गया आत्मसातकरण, आत्मीकरण, समावेशन या समावेशीकरण, ये अलग अलग नाम है। ठीक है, तो एसिमिलेशन मतलब पहले से जो जानकारी है, और जैसे कि कोई बच्चा है, कोई भी वस्तु है वो अपना उठा के मुंह में रख लेता है, तो ये आत्मसातकरण का उदाहरण होगा एसिमिलेशन का, क्योंकि वो वस्तु को एक वो मतलब वो जानता है, जब बच्चा बाई बर्थ ही देखिए आप, तो मुंह में अपना जो है अंगूठा चूसने लगता है, पैर का अंगूठा हो या हाथ का अंगूठा हो, तो वो अपना तुरंत क्या है मुंह में ही भर ले, है ना, मुंह में ही डालने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो कोई भी चीज़ क्या होगा, मुंह में ही डालने की कोशिश करेगा। तो ये हो गया आपका आत्मसातीकरण की क्रिया। ठीक है, तो ये एसिमिलेशन मतलब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान या विचार को जोड़ना, अथवा नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में जैसे है वैसा ही उसको व्यवस्थित करना। तो ये हो गया आत्मसातीकरण। ठीक है, अपने में उतारना उन चीज़ों को। अब देखिए, उसके बाद आता है समायोजन या व्यवस्थापन या समाविष्टीकरण या स्थानीयकरण। तो इसी को कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, क्योंकि इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, तो इंग्लिश में तो एक ही मीनिंग है, हिंदी में बहुत सारे अर्थ बदल जाते हैं। अब यहाँ पर नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना, अथवा वर्तमान स्कीमा में सुधार करने या विस्तार करने में परिवर्तन करने से है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इस तरह से इसमें कैसे होगा, जैसे इसका एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे का एक कॉन्सेप्ट मतलब उसको बताया गया, छोटा बच्चा है, उसको ये बताया कि देखो ये एक डॉग है, वो काले रंग का है, उसके 4 पैर हैं और वो भौंकता है ना। तो इस तरह से उसने देखा कि उसके 2 आँख है और एक पूँछ होती है, 4 पैर हैं। तो इस तरह से उसने एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि अच्छा ये डॉग है। उसके बाद उसने फिर अब कुछ देर बाद वहाँ पे बिल्ली को देखा, है ना, मतलब एक कॉन्सेप्ट बना कि कुत्ते में ये चीज़ें होती हैं। अब उसने बिल्ली को देखा, तो उसने मेंटल कॉन्सेप्ट में परिवर्तन किया कि बिल्ली की कुछ अलग भी क्वालिटीज़ होती हैं, कि जैसे वहाँ पर वो क्या है, भौंकेगी नहीं, वहाँ पे वो म्याऊं म्याऊं बोलती है। ठीक है, और हाइट में छोटी है। इस तरह से उसने अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व किया, तो उसने अपने जो ज्ञान था उसमें संशोधन किया। तो यही होता है समायोजन। ठीक है, तो नई योजना बनाना या पुरानी योजना को संशोधित करना, माने करेक्ट करना, और फिर वर्तमान स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है इसको हम आगे बताते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका समायोजन। इन दोनों टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कीम्स व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है स्कीम्स कहा जाता है ना, स्कीम्स। तो ऑर्गेनाइज पैटर्न की बात कह रहा है, जैसे कि अब मान लीजिए आपका एक रूटीन है कि आपको मतलब स्कूल आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आपको स्कूल जाना है, तो आप सबसे पहले उठते हैं, अपना डेली रूटीन जो भी काम करते हैं, उसके बाद नहा धो के तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपना लंच बैग तैयार करते हैं, इस तरह से जाते हैं। जाने के लिए एक निश्चित टाइम पे निकलते हैं, एक निश्चित रास्ते से होके जाते हैं। ठीक है, तो एक क्या होता है आपका एक ये पैटर्न है जो क्रमवार आपका ये ऐसे जो है रूटीन मतलब रिवाइज होता रहेगा, है ना, बार बार उसी चक्र को आप फॉलो करते हैं, है ना। तो ये एक रूटीन हो जाता है, एक पैटर्न होता है, ऑर्गेनाइज पैटर्न, जिसे आसानी से दोहराते हैं, इसको फिर आप अगले दिन वैसे ही करते हैं। तो यही हो जाता है स्कीम्स। तो ठीक है, अब स्कीमा में बताएं तो जो पियाजे का स्कीमा है, इन्होंने बताया स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से होता है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो स्कीम्स में क्या कह रहा था, मेंटल ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर मेंटल ऑपरेशन मतलब आपके मन दिमाग में चलने लगती है
कि जो मानसिक प्रक्रिया, मतलब आपका जो मेंटली आप तैयार हो जाते हैं कि अब आपको ये करना है, वो ऑटोमेटिक अपने आप चीज़ें होती चली जाती हैं। तो ये क्या हुआ, मेंटल ऑपरेशन। अब यहाँ पर स्कीमा की बात करें तो एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, मतलब इसको दूसरी जगह भी ऐसे ही इसको उसी फॉर्म में लाया जा सके। तो स्कीमा इस तरह मानसिक जो है ऑपरेशन, मेंटल ऑपरेशन और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से काफ़ी संबंधित होता है। तो यहाँ पर एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब दिमाग का जो बौद्धिक स्तर है वो भी आपका यहाँ पे काम करता है। तो स्कीमा ये हो गया, ठीक है। स्कीम्स आपको समझ में आया, जहाँ मेंटल ऑपरेशन मतलब आपके दिमाग में ही चल रहा है कि इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है। और स्कीमा मतलब कि वहाँ पर दिमाग में भी ये चीज़ रहती है कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें मतलब आपका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी काम करेगा और मेंटल ऑपरेशन भी काम करेगा, ठीक है। दिमाग से मतलब बुद्धि से भी आप सोचते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिसेंटरिंग क्या होती है। डिसेंटरिंग ये कुछ ऐसे खास टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बता दे रहे हैं कि इससे आपको पता लगेगा कि हाँ, इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे जो अगर सिंपल आते हैं, जैसे मेंटल ऑपरेशन पूछा गया तो वो आपको पता है कि जब बालक किसी समस्या के समाधान पे सोचता है, विचार करता है, तो वो मेंटल ऑपरेशन करते हुए समझा जा रहा है, ठीक है। तो मतलब मानसिक जो चिंतन होता है यही एक टूल होता है ये मेंटल ऑपरेशन का। तो इस तरह से ये हो गया आपका मेंटल ऑपरेशन। इस तरह बहुत से टर्म्स है जो इन्होंने मतलब जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में दिए थे, जैसे कि कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में क्या होता है कि यहाँ पर चीज़ें क्या होता है, कांस्टेंट और जो चेंज होता है एक साथ रहती हैं। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि एक मतलब ऐसा सिद्धांत की कंजर्व रहती हैं, ठीक है, संरक्षित रहती हैं चीज़ें। तो इस तरह से कुछ टर्म्स थे जिसमें कि अब एक आता है डिसेंटरिंग। तो एक ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसमें कि पियाजे के अनुसार डिसेंटरिंग से तात्पर्य किसी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो उसको हर चीज़ मुंह में खाने की आदत पड़ जाती है ना। तो यहाँ पर अब उसके बाद कुछ समय के बाद जब उसकी एज और बढ़ती है तो उसको पता है कि इस चीज़ को खाना है, इस चीज़ को नहीं खाना है। तो इस तरह वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से जो सोचने की, तो वो डिसेंटरिंग, एक ही चीज़ पे फोकस करके सोचना, ठीक है। तो ये हो गया आपका पियाजे से संबंधित, जीन पियाजे की थ्योरी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, अब स्कैफोल्डिंग आपका किससे पूछा गया था, ZPD कहाँ से है, ये आपका वाइगोत्स्की की थ्योरी से है। वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो यहाँ पर देखिए सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की, इनका जो नाम था लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में जो है सोशल फैक्टर्स और लैंग्वेज को महत्वपूर्ण बताया, ठीक है। तो सोशल फैक्टर्स मतलब कुछ ऐसे सामाजिक कारक होते हैं जो आपकी जो है समाज में रहते हैं जब आप, तो वहाँ पर ये फैक्टर, ये और लैंग्वेज, इन्होंने दो चीज़ों के बारे में बात की, सोशल फैक्टर और लैंग्वेज, ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। कभी आपका इस तरह से क्वेश्चन बनता है सोशियो कल्चर थ्योरी, तो वो किसकी थी, तो ये लेव वाइगोत्स्की की थी, ठीक है। नाम याद रखिएगा, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, ऐसे नाम इसका। फिर अब पियाजे ने ये बताया था, जब अभी हमने पढ़ा तो जीन पियाजे की थ्योरी में क्या था, इन्होंने एज के हिसाब से जो है अपने सिद्धांत को बताया है ना। तो वहाँ पे इन्होंने ये बताया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कल्चर या एजुकेशन की कोई महत्वता नहीं होती है। इन्होंने एज वाइज बताया कि किस तरह से एज ग्रुप में बांटा है ना, 4 हमने देखे थे, सेंसरी और जो है मोटर स्टेज, इस तरह से करके 4 हमने बताए। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस उसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसलिए मैंने उतना नहीं बताया। तो उन्होंने एज वाइज बताया था, तो इसीलिए अवस्थाओं का सिद्धांत कहा गया। लेकिन वाइगोत्स्की ने इसको रिजेक्ट किया और बताया कि हकीकत ऐसी नहीं है, और बच्चे जिस उम्र में भी संज्ञानात्मक कौशल को सीखते हैं उन पर इस बात का अधिक प्रभाव पड़ता है कि क्या संस्कृति से उन्हें कितनी जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है, किन चीज़ों को वो सीख पा रहे हैं। मतलब आप जहाँ पर समाज या संस्कृति आपके जो भी एटमॉस्फेयर में है, जिस भी वातावरण में है, वहाँ पर समाज और संस्कृति का प्रभाव भी आपकी लर्निंग पे पड़ता है। इन्होंने ऐसा बताया, एज का यहाँ पर नहीं पे लिया फैक्टर, ठीक है। अब ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने बताया कि वास्तव में संज्ञानात्मक विकास एक
इंटरपर्सनल सोशल कॉन्टेक्स्ट में संपन्न होता है। मतलब एक व्यक्तिगत सामाजिक परिस्थिति, जैसे कि मैं जिस वातावरण में हूँ वहाँ का अलग है, आप जिसमें हैं वहाँ का अलग है, आप उसके हिसाब से वहाँ लर्निंग करेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, है ना, इस तरह से। तो लर्नर क्या है, अपने वास्तविक विकास के स्तर, मतलब वास्तविक विकास का स्तर जो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट है, जैसे कि आपने अभी तक जितना पढ़ा वो आपके अपने लेवल के अकॉर्डिंग था, आपको जितना समझ आया आपने पढ़ा, लेकिन अब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो आप किसी की हेल्प लेके पढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि जहाँ तक के बिना किसी मदद के अपने ही कोई कार्य कर सकते हैं, उनसे अलग तथा उनके संभाव्य विकास के स्तर, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, अर्थात जिसे वो सार्थक और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के से सहायता से प्राप्त करने में सक्षम है, इनकी तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इसी तरह इन दोनों स्तरों के बीच, मतलब बात को समझिए, जैसे कि एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वहाँ पर वो पहले अपनी तरफ से कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है, बार बार गिरता है, पूरी तरह से उसको चलाना नहीं आया, है ना, खाली हैंडल थाम लेता है। उसके बाद उसके पेरेंट्स मतलब पापा आए, उन्होंने पीछे से उसको थामा और फिर बच्चे ने आगे चलाना शुरू किया। तो इस तरह से उसको सपोर्ट मिला, है ना, बच्चे को एक सपोर्ट मिला, तो वो क्या है, अब साइकिल चलाना धीरे धीरे सीख रहा है। उसके बाद जब फादर ने देखा कि इस बच्चे को साइकिल चलाना आ गया है, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, है ना, पकड़ना छोड़ दिया, सपोर्ट देना छोड़ दिया, तो फिर उसने साइकिल चलाना सीख लिया। तो यही हुआ कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या हुआ, इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा, ZPD। ZPD ऐसे ही पूछा जाता है कि किसके सिद्धांत से है, क्या होता है। अब यह आपको जब भी पूछेगा तो एग्जाम्पल दे के ही पूछेगा। ठीक है, ये हो गया आपका, जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक ही फिगर है कि मतलब एक पहला लेवल, क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर है क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, तो दूसरा ये हो गया बिल्कुल ही एक्सट्रीम पोजीशन। अब उसके बाद जो बीच की स्टेज है, क्या मैं मदद किसी की मदद से कर सकता हूँ। अब ये मदद कोई भी कर सकता है, ठीक है, जिसको मतलब कोई भी मतलब जो उससे ज़्यादा जानकार हो, जैसे कि बच्चा तो उसके फादर उसको मतलब उसका सपोर्ट दिया, कोई टीचर भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, जो भी आपसे जो ज़्यादा लेवल का हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक प्रोसेस होता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या हुआ, स्कैफोल्डिंग भी इन्हीं क्या ही जो है थ्योरी में आता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो लेवल हुए ना, क्या मैं कर सकता हूँ, फिर उसके बाद क्या मैं नहीं कर सकता हूँ या किसी की मदद लेके। तो अब ये जो दो के बीच का जो अंतर है ना, ये वाला आप फिगर में देख रहे हैं, यही हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब एक अपने लेवल से और फिर दूसरे के सपोर्ट के लेवल से, तो दोनों के बीच का जो अंतर हुआ यही हुआ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब स्कैफोल्डिंग क्या है, विभिन्न सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान जो वयस्क एक तरह से मचान प्रदान करते हैं, मतलब जो भी सीनियर मोस्ट हैं, जो भी चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर हो, बड़ा भाई हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, जो एक मतलब एक मचान मतलब एक सपोर्ट कहना चाहिए, ठीक है, एक सपोर्ट प्रदान करते हैं जिससे भी उनका संज्ञानात्मक विकास प्रभावित होता है। जैसे कि वहाँ पर उस एग्जाम्पल में आपने देखा कि बच्चे को किसने सपोर्ट किया, फादर ने किया, तो इसके लिए उन्होंने क्या है, स्कैफोल्डिंग, यही एक प्रोसेस हुआ, मतलब एक सपोर्ट देने का एक प्रोसेस है, इसी को स्कैफोल्डिंग कहा गया। ठीक है, तो मतलब जिसको स्कैफोल्डिंग एक ऐसी मेंटल स्ट्रक्चर से होता है जिसे बच्चे नए कार्य करते समय, नए प्रकार का चिंतन करते समय उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हुआ जो एक प्रोसेस होता है, मतलब एक सपोर्ट का जो एक प्रोसेस हुआ जिसको आगे की वो बच्चा जो है अपने सीखने में उसकी मदद लेके आगे बढ़ सकता है, यही जो सपोर्ट वाला प्रोसेस है इसी को स्कैफोल्डिंग कहा गया। ठीक है, अब देखिए स्कैफोल्डिंग ये MKO द्वारा मतलब मोर नॉलेजेबल अदर द्वारा दिया गया अस्थायी समर्थन होता है। अस्थायी तो है ही है, मतलब जब उसने थोड़ा सा भी थामना साइकिल सीख लिया तो उसके पापा ने छोड़ दिया, है ना, तो अब इसे रोक दिया जाता है और जो लर्नर है स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने में सक्षम हो जाता है। तो वाइगोत्स्की जी ने ही जो है स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए। आई होप अब कभी ये टर्म्स आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे। इसी तरह से जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी पता लगती हैं, वो मैं आपको सारी करवा रही हूँ, तो आप लोग वीडियोस पूरे देखिए, ठीक है, जो भी प्लेलिस्ट में है, और टेलीग्राम पे भी बहुत सारा कंटेंट है, तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।